गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से बीएससी पार्ट थर्ड के लिए सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर का टॉपिक लेके आई हूँ। इस लेक्चर में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। बच्चों, संयोजकता बंध सिद्धांत की सफलता और सहजता के कारण, सिंप्लिसिटी के कारण बहुत सालों तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग की डिस्क्रिप्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए व्याख्या हेतु एक सुविधाजनक प्रारूप, बहुत कंफर्टेबल फॉर्मेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा और आज भी होता है। तथापि इसकी बहुत सी सीमाएं हैं, जिनमें से कई तो बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण गंभीर सीमाएं हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत की इस असफलता का कारण यह है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के मैकेनिज्म और बंधों की दिशात्मक विशेषता इस सिद्धांत के केंद्र बिंदु रहे हैं। ये दोनों केंद्र बिंदु रहे हैं, ये दिक्कत नहीं है। सीमा या लिमिटेशन या कमी ये है कि सिर्फ ये दो ही केंद्र बिंदु रहे हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के अलावा किसी तीसरे बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब किस बिंदु की ओर ध्यान देना था या इससे हमें क्या सफलता मिली, क्या असफलता मिली, वो जानते हैं कि इस बंधन निर्माण की क्रियाविधि से, यानी मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग से हम ये समझा सकते हैं कि एक धातु आयन, एक मेटल आयन बहुत सारे लिगेंड्स से किस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है सक्सेसफुली, यानी बहुत से लिगेंडों से बंध बनाने में किस तरह सफल होता है। और डायरेक्शनल होने की, दिशात्मक होने की विशेषता की सहायता से ये हम क्या समझा सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन यानी कि हमने ये दो बातें समझा दी बहुत अच्छे तरीके से संयोजकता बंध सिद्धांत के माध्यम से कि किस तरह से वो एक धातु आयन जो है वो बहुत सारे लिगेंड से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। सेकेंडरी वैलेंसीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा, हमने बने हुए कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़, संकुल प्रजातियों की त्रिविम रसायन को समझ लिया। इस तरह से ये सिद्धांत केंद्रीय धातु आयन के उन कक्षकों पर अत्यधिक बल देता है जो बंध निर्माण हेतु उपलब्ध होते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि उच्च ऊर्जा के जो और ऊर्जा स्तरों के रिक्त कक्षक हैं, उनके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं होता, जबकि वस्तुतः वो रिक्त कक्षक उच्च ऊर्जा वाले बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की केमिस्ट्री में। तो ये एक बहुत बड़ी कमी साबित हुई इस सिद्धांत की। बच्चों, किसी भी सिद्धांत की सफलता या असफलता इस आधार पर निर्भर करती है, उसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह किस सीमा तक प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या कर सकता है कोई भी सिद्धांत, तथा अज्ञात गुणों का पूर्वानुमान लगा सकता है। उपसंयोजक यौगिक की कुछ विशेषताओं तथा गुणों की व्याख्या करने में सहसंयोजक सिद्धांत, सहसंयोजक बंध सिद्धांत पूर्णतः असफल रहा। हम इस टॉपिक में उन्हीं असफलताओं को सीमाओं के रूप में, लिमिटेशंस के रूप में पढ़ेंगे। आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर हमने इन नोट्स में 10 लिमिटेशंस उसकी गिनाई हैं, तो इनके ऊपर चर्चा करते हैं। आप लोगों को इस चीज़ का अब तक ज्ञान हो चुका है कि ट्रांजिशन मेटल्स, अधिकतम संक्रमण धातु आयन रंगीन पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो भी रंगीन पाए जाते हैं। और ये जो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो ये डिस्क्राइब नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों होता है। ओके, इनके बारे में कोई व्याख्या प्रदान नहीं कर पाई, उनका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा पाई कि लगा सकते हैं हम इस सिद्धांत की मदद से कि कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वो कलर्ड होगा या नहीं होगा। और ना ही जो रंगीन यौगिक हमको मालूम है, रंगीन रासायनिक प्रजातियां मालूम है, संकुल प्रजातियां, उनके बारे में हम कोई व्याख्या नहीं दे पाते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से। दूसरी लिमिटेशन ये है
कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। विशेष तौर पर हम जो संकुल प्रजातियां हैं उनका स्थायित्व थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक आधार पर देते हैं, तो हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, तो हम उनके स्थायित्वों की व्याख्या नहीं कर पाते, न हम स्थायी यौगिकों के बारे में व्याख्या दे पाते हैं कि ये क्यों स्थायी है, और ना ही हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कोई यौगिक बन रहा है तो वो स्थायी होगा या नहीं होगा। इस तरह की किसी भी पूर्वानुमान का कोई यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, कोई यहाँ पर हमारे पास आधार नहीं है संयोजकता बंध सिद्धांत में इस तरह के किसी भी पूर्वानुमान लगाने का। तीसरी लिमिटेशन की ओर बढ़ते हैं कि वैलेंस बाउंड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कि किस प्रकार चुंबकीय गुणों को समझाया जा सकता है कि वो किस तरह से टेम्परेचर पे तापमान पर निर्भर करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिनके कि आयन के कन्फिग्रेशंस D1, D2, D3 और D9 आयन हैं, उनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिनके की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1, D2, D3 और D9 हैं, उनका सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास, और इसीलिए उनको एक दूसरे से इस सिद्धांत के अनुसार अलग नहीं कर सकते हम, जबकि ये अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज that this theory predicts geometry of a metal complex on the basis of its magnetic behavior, but this method is not correct। सही मेथड नहीं है ये, क्योंकि जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कुछ चीज़ों के देखें तो इस सिद्धांत से अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रूव हो रही है तो वास्तविकता में वो स्क्वायर प्लेनर पाया जाता है। इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज, इस तरह के भेद देखने को मिले, तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के आधार पर सही व्याख्या नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है, it cannot explain why inner orbital octahedral complexes of cobalt-2 are reducing agents while square planar complexes of copper-2 are not so, but rather they are quite stable। इसका मतलब है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस मिले जिनकी ज्योमेट्री एक सी दिख रही है, कि कोबाल्ट-2 कॉम्प्लेक्सेस तो मिल रहे हैं पर वो अस्थायी हैं और इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जबकि कॉपर-2 के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि हम पहले कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस को देखते हुए कॉपर-2 के कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व देखते हुए अगर हम सोचें कि कोबाल्ट-2 संकुल जो हैं वो भी अस्थायी होंगे तो वो नहीं पाया जाता। कॉपर-2 के संकुल तो बहुत स्थायी होते हैं और कोबाल्ट-2 के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो अस्थायी होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका उदाहरण देखें तो संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा हम देखते हैं कि कॉपर-2 का टेट्रा अमीन कॉपर-2+ जैसा कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और इसको हम कोबाल्ट-2 के इसी तरह के कॉम्प्लेक्स के आधार पर अगर हम ये तर्क देते हैं कि वो DsP2 संकरण हेतु एक रिक्त D कक्षक उपलब्ध कराएगा और कॉपर-2 के 3D कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में स्थानांतरित हो जाएगा। अगर ये बात सही है तो कोबाल्ट-2 के कॉम्प्लेक्स की ही तरह कॉपर-2 का कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल होना चाहिए और इसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए, या यूँ कहें कि इसके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि कॉपर-2 कॉम्प्लेक्स जो है वो तो पूर्णतः स्थायी है। इससे हमें ये संकेत मिलता है कि कॉपर के सभी इलेक्ट्रॉन समान रूप से नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधित हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा नहीं लगता कि संकुल निर्माण के लिए कॉपर-2 का एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षक में प्रोन्नत किया जाता है या एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, ऐसा नहीं लगता।
अगर ऐसा होता तो कॉपर 2 का कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल हो जाता, जो कि नहीं है। और अगर इन ये सभी इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में ही बने रहते हैं तो संकरण sp3 ही संभव है, जिसकी रिलेटिव ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। ऐसी कंडीशन में कॉपर टेट्राअमीन 2 को टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन वो है क्या? स्क्वायर प्लेनर। तो ये डिफरेंस, ये विरोधाभास क्यों है? इस चीज़ का संयोजकताबद्ध सिद्धांत से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन, इस सिद्धांत में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है धातु आयन को, उनके उन कक्षकों को जो बंधन में भाग ले रहे हैं पर इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स बिल्कुल भी नहीं देखा गया। अर्थात इस सिद्धांत में हम सारा ध्यान हमारा धातु आयन और उसके बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों पर हमारा ध्यान केंद्रित है, और हम इस ध्यान देने के चक्कर में लिगेंड्स की प्रकृति भी कोई रोल प्ले करती है संकुलों के स्थायित्व में, ये बात सोचना भूल गए। किसमें? इस सिद्धांत में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। नेक्स्ट लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन why in some cases inner orbital complexes are formed while in others outer orbital complexes are formed। ठीक है, इस चीज़ का ये जो ज्योमेट्रीज में डिफरेंस है कि सेम डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग मेटल आयंस में, लेकिन उनकी ज्योमेट्री जो है वो भिन्न है। एक में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर उदाहरण लें तो DsP3, sp3d, d2 sp3, sp3d2। तो ये दो तरह के ज्योमेट्रीज क्यों आ रही हैं, इस बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट लिमिटेशन, it cannot explain distortion in geometries of some complexes, for example complexes of copper 2, titanium 2 etc। कुछ कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लगता है कि किसी की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, पर जब हम शेप देखते हैं तो वो स्क्वायर पिरामिडल मिल रही है। तो ये शेप और ज्योमेट्री में अलग अंतर क्यों आ रहा है, ये डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है, टी शेप एक्सपेक्टेड थी, वी शेप क्यों आ रही है वगैरह, जैसे जो शेप और ज्योमेट्री में अंतर है उनके बारे में इस सिद्धांत में कोई जिक्र नहीं होता। न पूर्वानुमान लगा सकते हैं, न होने वाली डिस्टॉर्शंस की विरूपण की कोई व्याख्या कर सकते हैं। फिर हमने स्थायित्व के बारे में बताया था कि स्थायित्व के बारे में ये सिद्धांत कुछ नहीं बता पाता, चाहे वो काइनेटिक आधार हो चाहे वो थर्मोडायनेमिक आधार हो। तो 10वां लिमिटेशन जो हमने गिना है वो यही है कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन काइनेटिक इनर्टनेस of several complexes like chromium 3 and inner orbital cobalt 3 octahedral complexes। कुछ इस तरह के complexes हैं जो inert हैं, kinetically inert हैं, chemical reaction में या उनकी rate of reaction कम है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा हम इस सिद्धांत में explanation नहीं मिलती है। तो इस तरह की इस सिद्धांत में सीमाएं हैं, और इन सीमाओं की वजह से, इन लिमिटेशंस की वजह से वैज्ञानिकों को और सोचना पड़ा कि और भी कुछ सिद्धांत होगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अंदर हमें कुछ और थ्योरीज ढूंढनी होंगी, कुछ और सिद्धांतों की व्याख्या करनी होगी। तो इस वजह से नेक्स्ट थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटेशंस। थैंक यू।